Hello students, so today we are going to start our next topic that is the excretion. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस करती हैं जिसमें कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं होते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो एक्सक्रीशन ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सेस वाटर होता है बॉडी के अंदर, वो बाहर आता है। ओके, so process of removal of harmful metabolic waste from the organism body is known as the excretion. Okay. नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिंगल सेल के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस अकर करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स के पास, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ ए किडनी जो कि बीन शेप्ड का होता है, यूरेटर आता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूरेथ्रा एक आउटर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा यूरिन बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। सो यू कैन सी हियर, see in this diagram it is clearly mentioned that this is the this is the bean shaped kidney. Okay, this is kidney, then this is the pipe like structure, this pipe like structure is ureter, then the bag like structure is the urinary bladder, and then the urethra. Okay, so these are the 4 different structure which together constitute the excretory system. Okay, so as we move ahead we will talk about all the parts in detail. So first we are going to talk about the kidney. So you all know that kidney कहाँ पे लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं जो कि बीन शेप्ड की होती हैं, ठीक। और वहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम। तो इस डायग्राम में अगर आप किडनी की देखोगे तो ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट बेटा है जो, ये हमारा हीलियम कहलाता है, जहाँ से कि यूरेटर हमारा अटैच होता है किडनी से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द यूरेटर। तो यूरेटर में क्या होता है, यूरेटर ये देखिए, ये हमारा यूरेटर हीलियम वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से यहाँ से अराइज हो रहा है, ठीक। ये हमारा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा यूरेटर है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो भी यूरिन का फॉर्मेशन अकर करा है, जो भी यूरिन फॉर्म्ड हो रहे हैं किडनी के अंदर, वो उसको यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरेटर से आने वाले सभी जो यूरिन है वो हमारा इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। और जब ये बेटा जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो बैग मस्कुलर होता है, ये फूल जाता है, ठीक है। जब इसमें प्रेशर क्रिएट होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा के पास एक यूरेथ्रा अपेरेचर होता है। ये जो ओपनिंग है बेटा, जो आउटसाइड ओपनिंग हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा अपेरेचर। उसी के थ्रू सारा यूरिन बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जनरली मेल्स में जो होता है वो लॉन्ग होता है, लेकिन फीमेल्स में शॉर्ट होता है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द excretory system. I hope you all have understood the various structure which are involved in the excretory system. इन 4 पार्ट्स के अलावा भी आपको इसमें कुछ वेन्स दिखना, जैसे कि ये आपने देखा, ये अरोटा है, ठीक है। अरोटा का क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है। ये वेना केवा है, वेना केवा मतलब जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर जाएगा। ये रीनल आर्टरी है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। सी ये वाला जो हमारा है ये हमारा अरोटा है, ये वाला पार्ट हमारा वेना केवा है, ये वाला ये जो ऊपर वाला वेन आपको दिख रहा है, सॉरी ऊपर वाला जो ब्लड वेसल्स दिख रहा है वो हमारा रीनल आर्टरी है, और जो नीचे वाला पार्ट है बेटा वो हमारा रीनल वेन है।
नाउ वी आर गोइंग टू सी कि एक्चुअली एक्सक्रीशन में होता क्या है कि वाटर से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ये किडनी है, इसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन के फॉर्मेशन के बाद फिर ये यूरेटर की हेल्प से, यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसकी हेल्प से हमारा आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि एक्सक्रीशन कैसे अकर करता है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन कैसे अकर करता है ये हम अब पढ़ेंगे। नाउ वी ऑल नो दैट द कि किडनी के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में जो मेन ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई होता है जो कि फंक्शनल यूनिट होता है रेस्पिरेशन का। इन द सेम वे एक्सक्रीशन में जो मेन ऑर्गन होगा वो किडनी होता है, और किडनी के अंदर किडनी किससे फॉर्म होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किसका, एक्सक्रीशन का। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन अकर करता है, ठीक है। तो जो मेन पर्पज है एक्सक्रीशन का, उसका काम क्या है कि जो भी यूरिया, यूरिक एसिड और जो भी एक्सेस ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में अकर करती हैं वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, इसलिए इसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा एम है कि ये जो हार्मफुल वेस्ट है इसको ब्लड से कैसे बाहर निकालें, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें फ्लो करती हैं बॉडी में वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो ब्लड में ही वो सारे वेस्ट मटेरियल हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो वो ब्लड हमारा किडनी के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे उसका फिल्टरेशन होता है ताकि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उस किडनी में रह जाए और बाकी ब्लड हमारा फ्लो कर जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किडनी जो होता है बहुत लार्ज नंबर से नेफ्रॉन से बना होता है, जिसमें कि फिल्टरेशन ऑफ ब्लड अकर करेगा, ठीक है। इसलिए नेफ्रॉन को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन भी कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। यू कैन सी हेयर कि पहला पार्ट इसमें आता है बेटा ग्लोमेरुलस। सी दिस इज द ग्लोमेरुलस, दिस पार्ट इज द ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका गुच्छा होता है, ठीक है। जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उसमें दो आर्ट्रियोल एंटर करते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल से, ये वाला जो आर्ट्रियोल है बेटा, इसके थ्रू जो ब्लड होगा वो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। फिल्टरेशन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब रहते हैं, मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। उसके बाद जो ब्लड इसमें बचता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू किडनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो ग्लोमेरुलस है बेटा, ये कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर से एंड में एसोसिएटेड रहता है। ये कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल एक साथ, इसको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बोला जाता है। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है और उसके ठीक वो जो कि किससे एसोसिएटेड होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा पीसीटी डक्ट होते हैं। पीसीटी को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट भी बोलते हैं, ये वाला पार्ट है। देन उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, इसको हेनलेस लूप भी बोला जाता है। देन डीसीटी है एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। तो टोटल इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसी के अंदर हमारा यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है। नाउ वी विल सी हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एक्चुअली। नाउ मैंने आपको बताया कि एफरेंट आर्ट्रियोल से, इस आर्ट्रियोल से ब्लड हमारा एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या होता है, एंटर करने के बाद बहुत प्रेशर से एंटर करने का, इतना तेज़ प्रेशर से एंटर करता है कि ब्लड के प्लाज्मा में जो भी एक्सेस वाटर रहेंगे और जो भी यूजफुल हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं वो इस कैपिलरीज के वॉल से बोमेंस कैप्सूल में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारा ग्लूकोज भी होता है, विटामिन होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर, बहुत सारी चीज़ें आकर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा बोमेंस कैप्सूल में रिलीज़ हो गया और जो ब्लड बचा वो हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी से बाहर हो जाता है। उसके बाद अब जो भी
जो फिल्ट्रेट इसमें आया है बोमेंस कैप्सूल में, उस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा, पीसीटी डक्ट में आएगा। पीसीटी डक्ट में आने के बाद एक चीज़ और बेटा कि ये सब जितने भी पार्ट्स हैं इसके अगल बगल पूरे जो ये जो पूरा पार्ट होता है पीसीटी डीसीटी, ये सब पूरे ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं, ये सब पूरा ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे कवर्ड रहेगा, लेकिन मैंने नहीं बना क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पूरा ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन अकर ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन अकर करेगा, और जो भी उसके प्लाज्मा के अंदर जो भी यूजफुल मटेरियल्स एज वेल एज हार्मफुल मटेरियल्स, जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर कर जाएगा पीसीटी में। पीसीटी में आने के बाद उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो भी यूज़फुल सब्सटेंस है वो इस पीसीटी से, यहाँ पे जो भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी वो उसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी यूज़फुल जैसे कि ग्लूकोज है, जो भी विटामिन है, जो भी मिनरल्स हैं जो इस फिल्ट्रेट के अंदर थे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, वो इस ब्लड कैपिलरीज में वापस ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर करते हैं लूप ऑफ हेनले में, देन जाएगा डीसीटी में। डीसीटी में क्या होता है कि डीसीटी हमारा अटैच होता है कलेक्टिंग डक्ट से। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें कि यूरिन आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट में अगर एक्सेस ऑफ वाटर है और ब्लड का कंसनट्रेशन अगर लो है तो डीसीटी में क्या होगा कि एक्सेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पे अगर कर रहा है इस रीजन पे, सी फिर से समझाती हूँ, ये डीसीटी रीजन है। ये हमारा डीसीटी रीजन है। यहाँ पे जब हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा जिसके अंदर अब सिर्फ एक्सेस ऑफ वाटर और हार्मफुल सब्सटेंस बचे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, अगर ब्लड का कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड है, अगर वो गाढ़ा है ब्लड, तो एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड हमारा फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमारा बचा इस डीसीटी के अंदर, वो हमारा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसके साथ वो कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ यूरिन के फॉर्मेशन का। उसके बाद ये यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। सो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दैट फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल से हमारा जो भी ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारा एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में आने के बाद जो भी वो इतनी प्रेशर से एंटर करता है कि वो इतने प्रेशर से एंटर करेगा बेटा इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के अंदर कि कैपिलरीज की जो वॉल्स होंगी उसके थ्रू जो भी हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंस होंगे उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जो भी एक्सेस वाटर होगा वो रिलीज होके बोमेंस कैप्सूल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल जो कप शेप्ड है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और जो लेफ्ट ओवर ब्लड है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी में वापस ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जो भी फिल्ट्रेट हमारा आया है इस बोमेंस कैप्सूल में, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ओके। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी हैं। अब वो एंटर करेगा किसमें, पीसीटी में। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें एंटर करने के बाद क्या होता है बेटा कि जो भी इसमें यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज होंगी, जो भी इसमें यूजफुल सब्सटेंस होंगे लाइक विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, वो इसके कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में वापस एंटर कर जाएंगी। ठीक है, तो अब जो पीसीटी में बचा, अब पीसीटी में क्या बचेगा, पीसीटी में अब सिर्फ हमारा हार्मफुल सब्सटेंस और एक्सेस वाटर बचेगा। ठीक है, जो कि यूरिन है। उसके बाद ये एंटर करेगा लूप ऑफ हेनले में, देन जाएगा डीसीटी में। डीसीटी में जाने के बाद क्या होता है, ये डीसीटी में गया, डीसीटी में भी कैपिलरीज होंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा, अगर यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर है और जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें वो कंसनट्रेटेड है, तो जो हमारा वाटर होगा वो हमारा कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और हमारा जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब कंसनट्रेटेड होने के बाद इसके अंदर यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस अकर करेंगे, ये हमारा सीधे कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये हमारा पूरा यूरिन का फॉर्मेशन अकर किया। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा,
तो यूरिन हमारा जाएगा सीधे फिर यूरेटर के थ्रू हमारा आ जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे आके कलेक्ट होगा। जब यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट होगा तो यूरेथ्रल अपर्चर के थ्रू से ये हमारा इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इट डजंट मीन कि सिर्फ एक ही नेफ्रॉन होगा, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। उसके अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन अकर करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा और सारा जो यूरिन है वो हमारा यूरेटर की हेल्प से किस में आएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स. So this is how I told you how the urine formation actually takes place in the human beings. Now in your NCERT book it is given that hemodialysis process होकर करता है। ठीक है, तो बेटा हीमोडायलिसिस क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की किडनी अगर डैमेज हो जाती है तो उसको मशीन के थ्रू उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है मशीन के थ्रू प्यूरिफाई करने का ह्यूमन ब्लड को, ये प्रोसेस कहलाता है हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक डायलिसिस मशीन होती है। इसमें एक पर्सन को, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायलिसिस मशीन है, एक मेन आर्टरी से पर्सन के ब्लड को निकाला जाता है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल करके ये वाला जो मशीन है, ठीक है, इस मशीन के अंदर पूरा इसको डाल देंगे। डालने के बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद इस मशीन के अंदर जाने के बाद जो ब्लड के अंदर जो भी सॉल्ट्स होंगे, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड होगा, वो इसके अंदर फिल्ट्रेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, उसके सेकंड वाली ओपनिंग से यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड क्या होता है, ये हमारा प्योर ब्लड होता है। इस प्योर ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको देंगे, ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर पे। उसके बाद वेन्स के थ्रू हम लोग वापस इसको बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मशीन के थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई करने का, इसको हम लोग हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। और जो मशीन होती है उसको डायलिसिस मशीन या फिर डिजाइलर बोलते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ द एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। इसमें क्या होता है बेटा कि इस प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन अकर करता है, लेकिन उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा प्लांट्स में नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो O2 प्रोड्यूस होता है वो प्लांट के किसी काम का नहीं होता, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो जाता है। इन द सेम वे रेस्पिरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसका भी कोई काम नहीं होता, तो वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर हो जाता है। तो स्टोमेटा एक ओपनिंग है जिसके थ्रू की बहुत सारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे प्लांट बॉडी के बाहर आकर करते हैं, जैसे लाइक CO2 है, O2 है। ठीक है, दिन में हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, O2 रिलीज़ करता है और रात में CO2 रिलीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस अकर करता है और रात में रेस्पिरेशन अकर करता है। उसके अलावा अगर प्लांट बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट बॉडी से बाहर हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस स्टोमेटा पोर के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे लीव्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो लीव्स जो है हमारा झड़ जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स के, उसमें जाके स्टोर होते हैं और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से लीव्स शेड हो जाता है या फिर वो पार्ट ख़त्म हो जाता है। ओके, जो जनरली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गम्स होता है और जो रेजिन होता है वो हमारे जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी ओल्ड जाइलम होंगे उस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करती है डायरेक्टली सॉइल में, लाइक रूट के थ्रू भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर करता है। तो वो भी जो भी गैसेस हमारे प्लांट बॉडी से बाहर निकल रहे हैं वो भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट्स ही है, प्लांट का कोई काम नहीं है, तो वो रूट के थ्रू भी अकर कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो वो भी रूट के थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन अकर कर सकता है प्लांट बॉडी के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सो इस चैप्टर में आपने बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा, लाइक न्यूट्रिशन पढ़ा है, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन, कि प्लांट्स में यूनिसेलुलर में एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में कैसे ये सारे प्रोसेसेस अकर करते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस में से अगर एक प्रोसेस भी रुक जाए, ऐसा नहीं होता कि अगर डाइजेशन अकर कर रहा है तो एक्सक्रीशन अकर नहीं करेगा, रेस्पिरेशन रुका हुआ है। ठीक है, कोई अगर एक प्रोसेस अकर कर तो सारे प्रोसेस रुके हुए नहीं रहते हैं। अगर इसलिए ह्यूमन बींग्स में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाया गया, अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं ताकि सारे फंक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली अकर कर सकें, क्योंकि अगर एक भी फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है,